नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुरेश जी के ट्रिक पर। तो हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम आगे देखेंगे। कल हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने उनके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की थी, परिवार कैसा होता है उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है सैंधव लोगों या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सैंधव लोगों का आर्थिक जीवन। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके आर्थिक जीवन की बात करें तो हम मुख्य रूप से देखेंगे ये लोग अपने जो जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से व्यवसाय में खेती करते थे। और खेती भी किन फसलों की करते थे तो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि खेती भी मुख्य रूप से गेहूं, जौ व चावल की खेती करते थे। तो ये बात हमें इनके जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में ध्यान में होनी चाहिए। और ये कई फलों से भी परिचित थे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि इनका प्रमुख उद्यम कृषि था, ठीक है। और ये लोग गेहूं, जौ व चावल की खेती करते थे। और जो ये चावल है उसकी खेती के सर्वप्रथम जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इनको कई फलों के बारे में भी पता था। उनमें से जो प्रमुख फल थे केला था, खजूर था, अनार थी और नारियल का भी इन लोगों को पता था। तो ये बात भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि इन लोगों को केला, नारियल, खजूर व अनार फलों का पता था, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो इन फलों को खाते थे और इनकी कृषि भी करते थे। और चावल के जो साक्ष्य है वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। जो ये लोग हैं जो खेती करते थे और जो खेती करने के लिए जो उपकरणों का प्रयोग करते थे, वर्तमान में तो हम देखते हैं ज्यादातर लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय ये लोग हैं वो मुख्य रूप से पाषाण व कांस्य के बने उपकरणों को खेती में प्रयोग लेते हैं। तो ये भी हमें नोट कर लेते हैं कि ये लोग पाषाण व कांस्य के उपकरणों से खेती करते थे। तो ये तो ही कृषि की बात। अब बात करते हैं कृषि के अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो जो पशुपालन भी करते थे, पशुपालन के भी हमें साक्ष्य मिले। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, ठीक है। अब हमें ध्यान में होना चाहिए कि किस आधार पर कहते हैं हम कि ये लोग जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। तो यहां से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें से कुबड़ वाला बैल होता है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गाय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए, बकरे के साक्ष्य प्राप्त हुए, खरगोश के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि ये लोग कुबड़ वाले बैल
गाय, कुत्ता, हिरण, खरगोश, हाथी व बकरी से परिचित थे। बकरी से परिचित थे। तो इन लोगों को इन जानवरों के बारे में पता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, जो हमें कई जगह से घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो ये घोड़े के साक्ष्य वाला जो है, ये एक विवाद का विषय है। ठीक है, तो घोड़े के हमें साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सूरकोटला और दूसरा है देमाबाद। तो इन दोनों जगहों से कुछ विद्वान तो मानते हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनको देखकर कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये घोड़े के साक्ष्य है, और कुछ मानते हैं ये गधे के साक्ष्य है। इस कारण ये जो घोड़े का है, घोड़े के प्राप्त होने के साक्ष्य, ये एक विवादास्पद विषय है। ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि सूरकोटला व देमाबाद देमाबाद से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, परंतु यह विषय विवादित है। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इनको सोने का भी पता था। तो ये आभूषण भी बनाते थे, और मुख्य रूप से आभूषण सोने के बनाते थे। मूर्ति निर्माण का काम भी ये लोग करते थे, और धातु का काम है वो भी ये लोग करते थे। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, ये लोग आभूषण निर्माण, मूर्ति निर्माण व धातु कर्म करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आभूषण किससे बनाते थे। ये इन लोगों को सोना, तांबा व कांस्य से, सोना, तांबा, चांदी व कांस्य से ये लोग परिचित थे। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी, तांबा व कांस्य के बारे में भी पता था। अब हम जो आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से मनका या हीरे बनाने की खान प्राप्त हुई, तो उससे हीरे बनाने की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि मनके व हीरे के साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य मिले। कहां से मिले हैं ये साक्ष्य? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। और ये लोग ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो माप तोल करने के लिए बाट का भी इस्तेमाल करते थे। और वो बाट है जो 16 या उसके 16 के गुणज के रूप में मिलते हैं, जैसे 16, 64, 160 या 320, इस रूप से 16 के गुणज से वो मिलते हैं। तो यहां से 16 के गुणज में माप के लिए, माप तोल के लिए बाट प्राप्त हुए हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की बात करें तो ये लकड़ी का काम भी करते थे। यहां से लकड़ियां भी प्राप्त हुई है। ये लकड़ी का काम भी करते थे। यह भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में ध्यान में होना चाहिए। यह तो हो गया सिंधु
घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। अब हम बात करते हैं सिंधु लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। आगे बात करते हैं सिंधु लोगों का राजनीतिक जीवन। कौन सा जीवन? राजनीतिक जीवन। तो हम देखेंगे कि सिंधु लोगों का वो राजनीतिक, सिंधु सभ्यता में स्पष्ट राजनीतिक अभाव था। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट राजनीति का अभाव था। सिर्फ हमें इतना ही ध्यान में होना चाहिए कि अब बात करेंगे स्पष्ट राजनीति का अभाव क्यों था। अगर राजनीति स्पष्ट रूप से होती या अच्छे से कोई राजनीति करने वाले या लोग जानते राजनीति के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय वैदिक जो आर्य आए थे उनका आगमन यहाँ पर नहीं होता। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इस सभ्यता में स्पष्ट राजनीति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, यह तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है वो। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख हमें पुरा स्थल मिले उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों में। तो हम बात करेंगे हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। तो ये देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा तो हमने पहले देख लिया था पिछले वीडियो में कि हड़प्पा हमें कहां से प्राप्त हुआ है। तो ये रावी नदी के तट पर किस जिले से? जो ये मोंटगोमरी जिला है वहां से हमें ये प्राप्त हुआ था हड़प्पा शहर। और वर्तमान में ये हड़प्पा कहां पर है? साहिवाल जो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में वर्तमान में ये हड़प्पा है। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि खोज 1921 में दयाराम साहनी कहां से प्राप्त हुए? तो ये रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिले से प्राप्त। और वर्तमान में ये स्थान कहाँ है? वर्तमान में साहिवाल जिले में। और साहिवाल जिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये बात हमें हड़प्पा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा जो इन स्थानों से जो साक्ष्य प्राप्त है उनकी बात हम आगे एक चार्ट के रूप में करेंगे। तो हमें ये अभी इनके बारे में यही ध्यान में रखना है कि यहाँ जो वर्तमान में स्थान कहाँ पर और कब इसकी खोज की गई। तो जो दूसरा हमारा शहर है वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो ये पाक के सिंध प्रांत में जो लरकाना जिला है उसमें है। कहाँ पर है? जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में तो सिंधु नदी है उसके किनारे पर ये मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है। 1922 में इसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि 1922 में राखलदास बैनर्जी, इनको आर.डी. बैनर्जी भी कहते हैं। आर.डी. बैनर्जी, ये भी हमें ध्यान में रखना। राखलदास बैनर्जी ने
पाक के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे खोज की थी। ठीक है, तो ये बात हुई हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की। तो एक व्यक्ति हुए हैं स्टुअर्ट फिंगर, क्या नाम है? स्टुअर्ट फिंगर। तो उन्होंने इस मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना कि इन दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। किसने कहा है? तो स्टुअर्ट फिंगर ने। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट फिंगर ने जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला जो हमारा शहर है वो है कालीबंगा। तो देखते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, तो सबसे पहले बात करें इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और इसकी खोज कब की गई थी कालीबंगा की? तो इसकी खोज 1952 में की थी। किसने? अमलानंद घोष ने। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और वर्तमान में यह पूरा स्थल कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के पास है। किस नदी के पास? गग्गर नदी के पास। और दशरथ शर्मा ने जो ये कालीबंगा है इसको क्या कहा था? तीसरी राजधानी कहा था। ठीक है, जुड़वा राजधानी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गई, और तीसरी राजधानी कालीबंगा हो गई। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। तो इन सारी बिंदुओं को हम नोट कर लेते हैं। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी। स्थान हो जाएगा इसका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे या गग्गर नदी के पास में। ठीक है, ये तो स्थान की बात। और जो दशरथ शर्मा इन्होंने इसको तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा है। और कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? ये होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। तो ये सारी बात हमें कालीबंगा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला जो हमारा शहर है वो है लोथल। कौन सा? लोथल। तो देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल, तो ये जो हमारा लोथल जो पूरा स्थल है ये वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे पर है। और भोगवा नदी कहां पर है? गुजरात में। कहां पर बहती है भोगवा नदी? गुजरात में। ध्यान में रखना कि लोथल वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक है, और जो ये लोथल नगर है वो एक बंदरगाह नगर है। कौन सा नगर है? बंदरगाह नगर है। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। और इस लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? एस.आर. राव ने। और कब? 1954 में। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और जो लोथल जो ये शहर प्राप्त हुआ है इसकी संरचना हड़प्पा व
मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है, इसलिए इस पूरा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते हैं। तो ये बात सारी हमें बातें ध्यान में होनी चाहिए, इन बातों को भी हम नोट कर लेते हैं। तो यह वर्तमान में भोगवा नदी के पास गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में है। खोज कब की गई थी? खोज तो इसकी खोज 1954 में की थी। 1954 में एस.आर. राव ने। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और संरचना के कारण इसे लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हुआ लोथल शहर के बारे में। अब अगला जो हमारा है वो है कौन सा? चनहुदड़ो। कौन सा? चनहुदड़ो। देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में। अगला हमारा शहर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। तो बात करें इस चनहुदड़ो की, तो ये वर्तमान में कहां पर है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। तो ये चनहुदड़ो बलूचिस्तान में सिंध नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। और इस चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1931 में एन.जी. मनमुदार ने की थी। किसने की थी? एन.जी. मनमुदार ने इसकी चनहुदड़ो की खोज की थी। और यह एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? दुर्ग के। बाकी सभी जो हमने देखे हैं उन स्थानों पर दुर्गों के साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इस चनहुदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। और इस चनहुदड़ो से मिले विशेष साक्ष्यों की बात करें तो यहां पर क्या मिला है? यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के पैरों के निशान है वो भी हमें कहां से प्राप्त हुए? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें हमें चनहुदड़ो के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि यह बलूचिस्तान में सिंध नदी के पास है। ठीक है, और खोज 1931 में किसने की थी? एन.जी. मनमुदार ने। एन.जी. मनमुदार ने। यह तो होगी इसकी खोज की बात। और एकमात्र नगर या शहर जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, और यहां से एक प्राप्त हुए हैं कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान मिले। पंजों के निशान। तो ये बात हमें इन शहरों के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के वो अन्य तथ्य है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो कुछ थोड़े बहुत बच गए उन तथ्यों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य तथ्यों में अन्य तथ्य, तो अन्य तथ्यों में हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इस सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 500 शहरों को या 500 पुरा स्थलों को खोजा जा चुका है। ठीक है, और ज्यादातर जो ये पुरा स्थल या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादातर सह केंद्र कहां पर मिला है? पाकिस्तान में मिला है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता
के वर्तमान में लगभग 500 से ज्यादा पुरा स्थल खोजे गए हैं। ज्यादातर सकेंद्रण पाकिस्तान में है। ठीक है, एक बात तो हमें ये ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत में कि भारत में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के हमें पुरा स्थल कहां पर मिलते हैं। तो ध्यान में रखना, भारत में गुजरात में सर्वाधिक सिंधु घाटी में है। ठीक है, तो ये तो गई हमारे अन्य तथ्यों की बात। अब हम जो बात करते हैं कि किस शहर से हमें जो प्रमुख साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं कि कहां से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम उसको एक चार्ट के रूप में देखते हैं। तो इधर तो हम लिखेंगे साक्ष्यों को, साक्ष्य, और इधर स्थान। ठीक है, तो जो हमें बंदरगाह या बंदरगाह को डॉकयार्ड भी कहते हैं, तो बंदरगाह के हमें साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो लोथल गुजरात से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं। लोथल, और लोथल पड़ता है गुजरात में। यहां से इन साक्ष्यों से सीधा सा क्यों सुनाता है कि जैसे हमारे ये बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो हमें ध्यान में रखना है कि लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगले जो साक्ष्य है उसकी बात करते हैं कि कांस्य की मूर्ति या एक कांस्य के नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिलती है। वो हमें कहां से मिलती है। तो वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। ठीक, एक हमें साक्ष्य मिलता है सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य। सूती कपड़े के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य ये मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी हमें यहां ध्यान में होना चाहिए कि विशाल स्नानागार कहां मिलता है। विशाल स्नानागार ये भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसी मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलते हैं, एक जो जहाज के निशान वाले सिक्के मिलते हैं या मुहर मिलती है। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि जहाज के निशान वाली मोहर कहां से मिलती है। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक तो यह तो हो गया मोहनजोदड़ो व लोथल के बारे में। अच्छे समझ में आ गया कि बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। कांस्य की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के साक्ष्य वो भी मोहनजोदड़ो से। और जहाज के निशान वाली मोहर है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अब जो अन्य साक्ष्य है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस स्थान से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमें एक वृषभ बेल या उसे हम कहते हैं कुबड़ वाले बेल के जो आकृति वाली मोहर मिलती है वो भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। और कल हमने देखा था कि पशुपति शिव की प्रतिमा है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। इनके बारे में हमने कल देख लिया था, कल के वीडियो में।
ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है कि कुबड़ के बेल की आकृति वाला सिक्का और पशुपति शिव की प्रतिमा, ये भी कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी मोहनजोदड़ो से हमें क्या आता है? कांस्य के रथ जैसी एक आकृति भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, और एक शख्स और मिलता है मोहनजोदड़ो से। वो क्या है? उसमें क्या है? एक सिर हिलाता हुआ, घुटने के बल बैठा हुआ एक बच्चे का खिलौना भी हमें इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि कांस्य के रथ जैसी आकृति के साक्ष्य और सिर हिलाता, घुटनों पर बैठा बच्चे के खिलौने के साक्षी, ये भी हमें किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये तो हो गए हमें जो मोहनजोदड़ो से जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के बारे में। कल के वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा से हमें एक सामूहिक कब्र प्राप्त होती है, R37 नाम की एक कब्र प्राप्त होती है। वो कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। और मातृ देवियों की मूर्तियां वो भी हड़प्पा से प्राप्त होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना कि R37 नामक सामूहिक कब्र और दूसरा हमें क्या प्राप्त होता है यहां से? वो है मातृ देवियों की प्रतिमा। मातृ देवियों की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त होती है? ये दोनों हमें, तो ये दोनों हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, हड़प्पा से। ठीक है, ये तो बात हुई हड़प्पा की। अब हम बात करते हैं चनहुद्रो की कि चनहुद्रो से हमें क्या प्राप्त होता है। तो जो मनके बनाने का कारखाना है वो कहां से प्राप्त होता है? चनहुद्रो से भी हमने देखा था। और जो महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती है उस लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? चनहुद्रो से। और चनहुद्रो कहां पर है? वर्तमान में बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि लिपस्टिक के साक्ष्य और मनके बनाने का कारखाना, ये दोनों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोनों प्राप्त हुए हैं चनहुद्रो से। किस स्थान से? चनहुद्रो से। चनहुद्रो से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो अगले और हमारे साक्ष्य हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब जो कुछ स्थान से हमें हम बात करें कि कालीबंगा से हमें लकड़ी की जो नालियां होती हैं वो प्राप्त होती है। कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त होती है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों बात हमें कालीबंगा के बारे में ध्यान में होनी चाहिए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य क्यों सुनाया हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान में रखना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, काली मृदा की चूड़ियां
और तीसरा जो साक्ष्य है वो है लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये तीनों चीजें तो ये हुई है कालीबंगा से। किस स्थान से? कालीबंगा से, कालीबंगा। ठीक है, तो ये हुई कालीबंगा की बात। अब हम पिछले देख लिया कि हमें जो सूरकोटला है वहां से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसकी बात हमने कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोथल की। किस स्थान की? लोथल की। तो लोथल से हमें क्या होता है? अग्निकुंड या हवन वेदियों की जो साक्ष्य है वो भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये जो इससे एक प्राप्त और होता है हवन कुंड। कालीबंगा से भी हवन कुंड हमें मिलता है। ठीक है, हवन कुंड या वेदियां ये लोथल से भी प्राप्त होते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य है वो भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। और जो मृत भांड है उस पर चतुर्लोमड़ी की आकृति भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि हवन कुंड की वेदियां, चावल की खेती के साक्ष्य और क्या प्राप्त हुआ है लोथल से? जो मृदा भांड है उस पर चतुर्लोमड़ी की चित्र, मृदा भांड पर चतुर्लोमड़ी का चित्र, ये तीनों हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये साक्ष्य, तो ये साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? लोथल से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं आगे कि अगला हमारा साक्ष्य गेहूं की खेती के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो ध्यान में रखना कि गेहूं के साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर कहां पर? अहमदाबाद के पास रंगपुर है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए कि गेहूं की खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर। रंगपुर है अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जौ की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जौ की खेती के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं बनावली। और बनावली कहां पर है? हरियाणा में। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से? बनावली से। कहां पर से? बनावली। और बनावली कहां पर था? हरियाणा में। हरियाणा से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो गई है। यहां तक अच्छे से विस्तार से हमने समझा है। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।